बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तारीख़ नोट कर लें जी, 13 फरवरी 2024। आज की वीडियो में आपको वो इन्वेस्टमेंट्स बताने जा रहे हैं जो आगे आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप में से बहुत सारे लोग अगर ये इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो पाकिस्तान के अंदर जो मुआशी हालात हैं इस वक्त और जो हमारी हुकूमतों को इस वक्त मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और जो आने वाली नई मुंतखब हुकूमत को सामना करने पड़ेगा, वो एक बहुत बड़ा एक स्केच होगा उन तमाम तर लोगों के लिए प्रॉफिट कमाने का, कि जो लोग वो इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं जिनको ये समझ नहीं आ रही कि वो इन्वेस्टमेंट्स क्या करें। और ऐसे में जब पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल इस डगरगों की सूरत हाल पे है कि बहुत सारे लोग जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के बदले में नुकसान ले रहे हैं। लोग गोल्ड खरीद रहे हैं, नुकसान हो रहा है। लोग करेंसीज खरीद रहे हैं, नुकसान हो रहा है। क्योंकि जो चीज़ें प्रेडिक्ट हो रही थी वो चीज़ें पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया के अंदर जितने भी माहिरीन हैं उन्होंने 2023 को मईशत के लिए बुरा ख्वाब करार दिया था, लेकिन 2023 इतना ज़्यादा बुरा नहीं रहा। नई हुकूमत के लिए मुआशी इस्तेहकाम और IMF से डील पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है सबके लिए। अभी कौमी असम्बली की तरफ देखें तो किसी भी बड़ी पार्टी की वाज़ेह अक्सरियत भी सामने नहीं आई और मुआशी जितनी भी रिफॉर्म्स हैं उनका एजेंडा एक बार फिर चैलेंजिंग शक्ल इख्तियार कर चुका है पाकिस्तान में। और ऐसे में इम्कान यह है कि नई हुकूमत मुआशी अमूर को चलाने के लिए वही पुराने तरीके आजमाएगी और एनर्जी की कीमतों में इजाफा करके अपने मामला चलाने की कोशिश करेगी, जिसके नतीजे में महंगाई में इजाफा होगा। और महंगाई में इजाफा होगा तो पाकिस्तानी रुपया मुख्तसर मुद्दत तक डॉलर और दूसरी गैर मुल्की करेंसियों के मुकाबले में स्टेबल रहेगा। लेकिन गैर यकीनी सियासी सूरत हाल की तरफ से स्टॉक मार्केट और पाकिस्तानी यूरो बॉन्ड्स दबाव का शिकार होंगे। अब उसके बाद क्या होगा जी, पाकिस्तान में कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं। IMF का मुआहदा जो है वो अगले महीने हो रहा है और उस मुआहदे में पाकिस्तान को क्या क्या और किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो आप अभी करते हैं, ये फैक्टर फिगर्स की बेस पे ये आपको नुकसान नहीं देंगे अगर आप इनको होल्ड करते हो। अगर इनमें से बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स आप पहले भी कर चुके हो और आपके पास वो इन्वेस्टमेंट्स अभी फिजिकल एग्जिस्टेंस में है, गोल्ड है, करेंसीज हैं, रियल एस्टेट है, आपको स्टिल फ़ायदा नहीं दे रही, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं आपको फैक्टर फिगर्स के साथ बताने वाला हूँ। पाकिस्तान की तरफ से IMF से स्टैंड बाई अरेंजमेंट प्रोग्राम के तहत हासिल करदा $3 अरब कर्जे की $1 अरब 10 करोड़ की आखिरी किस्त के लिए जो नई हुकूमत आएगी, IMF के दरमियान मुज़ाकरात आइंदा माह के पहले 10 दिन में मुतवक्के हैं। IMF के साथ जारी स्टैंड बाई प्रोग्राम 12 अप्रैल को ख़त्म होगा। इस प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान IMF से अब तक $1 अरब 90 करोड़ ले चुका है, जबकि $1 अरब 10 करोड़ की आखिरी किस्त बाकी है, जिसके लिए दूसरे मुआशी जायजे पर ये जो महीना चल रहा है इसके आखिरी हफ्ते में मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। अब पाकिस्तान में चूंकि आम इंतखाबात की तरफ से अब नई हुकूमत बनने जा रही है, इसलिए ज़्यादा इम्कान इस बात का है कि IMF के साथ दूसरे मुआशी जायजे पर मुज़ाकरात आइंदा महीने या मार्च के पहले 10 दिन में होंगे। IMF की भी कोशिश है कि वो आखिरी किस्त के लिए दूसरे मुआशी जायजे पर मुज़ाकरात नई मुंतखब हुकूमत के साथ करे और तवक्को है कि IMF का वफद नई हुकूमत के अमल में आने के बाद इसी महीने के आखिरी हफ्ते या मार्च के शुरू में पाकिस्तान के दौरे पर आएगा। निगरान हुकूमत ने IMF के तमाम हदफ हासिल कर लिए। निगरान हुकूमत की कारकर्दगी की वजह से मुंतखब हुकूमत को बातचीत में आसानी होगी। IMF $3 अरब प्रोग्राम में पाकिस्तान को $1.90 अरब कर्ज दे चुका है और जुलाई में IMF ने कहा था कि आखिरी जायजा रिपोर्ट नई हुकूमत के साथ होगी और मौजूदा IMF स्टैंड बाई प्रोग्राम 12 अप्रैल को ख़त्म हो रहा है। मार्च तक दूसरा जायजा मुकम्मल हो जाता है तो 11 यानी $1.1 अरब अप्रैल तक पाकिस्तान को मिलने का इम्कान है। और सवाल ये है कि यहाँ पर हमें कौन सी इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर आप देखें तो प्रोडक्टिव सेक्टर में इन्वेस्टमेंट, मईशत की स्टेबिलिटी और इन सेक्टर्स में जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चरल, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी, इसमें इन्वेस्टमेंट्स को तरजीह अगर आप देते हैं तो इससे मुआशी तरक्की को तेज़ करने और एम्प्लॉयमेंट्स की क्रिएशन में और लंबे अरसे के लिए प्रोडक्टिव जितनी भी एस्टिमेशंस है उसको बढ़ाने में मदद मिल सकती है। लेकिन आपको यहाँ पर कौन सी इन्वेस्टमेंट्स करनी है, सबसे पहले फर्स्ट अप अगर आप देखें तो फॉरेन करेंसी को आप कंसीडर करें अपने असासों में। यहाँ तक कि अगर पाकिस्तानी रुपया स्टेबल भी हो रहा है तो आप इसकी स्टेबिलिटी की तरफ ज़रूर जाएं, लेकिन साथ में अपने पोर्टफोलियोज़ के अंदर आप फॉरेन करेंसी को अपने पोर्टफोलियो में रखें।
क्योंकि एज द डॉलर रेट राइजेस, अगर आप कोई फॉरेन करेंसी बाय करते हो तो ये आपको लॉक करेगी फेवरेबल एक्सचेंज रेट में, जो कि प्रिजर्व करेगा आपके एसेट्स को। आपके एसेट्स को बढ़ाने के लिए प्रिजर्वेशंस होगी, जबकि डॉलर रेट 280-270 के दरमियान में स्टेबल है। अगर ये 300 तक गामजन होता है IMF के साथ मुआहदे में, तो जो अब की आपकी इन्वेस्टमेंट होगी ये आपके लिए बेनिफिशियल होगी। उसके बाद है गोल्ड और प्रीशियस मेटल्स। गोल्ड में और प्रीशियस मेटल्स में इन्वेस्टमेंट करना एक स्मार्ट मूव होता है इन टाइम्स ऑफ करेंसी डेप्रिसिएशन। अब ये वो असासे हैं जो कि रिटेन करते हैं अपनी वैल्यू को और इवन के अप्रिशिएट करते हैं लोकल करेंसी के वीक होने की शक्ल में। अब जब आप प्रीशियस मेटल्स में आप सिल्वर को देखें, प्रीशियस मेटल में आप स्टील को देखें, ऐसी वो इन्वेस्टमेंट्स जो मेटल्स के अंदर हैं, जो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कहीं ना कहीं अपना मुकाम रखती हैं, आप इनमें इन्वेस्टमेंट रखें। उसके बाद है एसेंशियल कमोडिटीज़ में, आप स्टॉक में अपने पास एसेंशियल कमोडिटीज़ रखें, जैसे कि राइस, वीट, कुकिंग ऑयल, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी इन्वेस्टमेंट आप हाथ से ना अभी जाने दें। डॉलर रेट जैसे ही इंक्रीज करेगा, इंपोर्ट कॉस्ट आपकी ज़्यादा होगी, जो कि हाई प्राइस को लीड करेगी इन आइटम्स की। और जब आप ये चीज़ें अभी खरीदेंगे तो आप अपने पैसे को लंबे अरसे के लिए बचा सकते हैं। उसके बाद है फ्यूल और एनर्जी सोर्सेज में। देखें, अगर आप बाइंग फ्यूल और अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज में, जैसे कि गैस सिलेंडर्स हैं, सोलर पैनल्स हैं, आप इनके अंदर इन्वेस्टमेंट्स कर देते हैं अभी विद द डिक्रीजिंग डॉलर रेट, तो जब विद द राइजिंग डॉलर रेट आप इसको देखेंगे तो कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड फ्यूल और एनर्जी ये ऊपर जाएगी, और जो कि सिक्योर करेगी आपकी एनर्जी नीड को एडवांस में। उसके बाद मेडिसिन और हेल्थ केयर सप्लाईज में, कि आपके पास कोई भी फार्मेसी से रिलेटेड कोई बिजनेस आइटम है, आप उसको सेल करना चाहते हैं, आप इंपोर्ट करते हैं, इस तरह का कोई भी बिजनेस होगा वो आपको फ़ायदा देगा। ये वो इन्वेस्टमेंट्स हैं मेडिसिन से रिलेटेड, हेल्थ केयर से रिलेटेड, कोई भी इक्विपमेंट जो कि इंपोर्टेड इक्विपमेंट है, जिसकी डिमांड है मार्केट में, आप उसके बारे में इतना नहीं जानते, लेकिन आपको ये पता है कि ये फला इक्विपमेंट है, ये महंगा होने वाला है, आप उसको इंपोर्ट करवा लेते हैं। इंपोर्ट के बाद जब उसकी प्राइस बढ़ेगी, आपकी वो वैल्यू जो आपने पहले इन्वेस्ट की है, मिसाल के तौर पे 5 लाख रुपए आपने किसी मशीनरी के अंदर इन्वेस्ट कर दिए, और वो 5 लाख रुपए की मशीनरी आपकी चलेगी 5.5 लाख रुपए में 3 से 4 महीने में, तो 1.5 लाख रुपए का आपका प्रॉफिट है। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक्स और होम एप्लियंसेस। देखें, अगर आपको कोई ज़रूरत है इलेक्ट्रॉनिक्स की किसी चीज़ की या हाउस होल्ड एप्लियंसेस की, और आप उनको कंसीडर कर रहे हो कि आप उसको 3 से 4 माह के बाद खरीदोगे, तो आप गलत फैसला कर रहे हो। एज द डॉलर रेट जब ऊपर निकलेगा और इंपोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो इंक्रीज होगी, और ये आपकी परचेज जो है वो सूनर को लेटर में तब्दील कर देगी। तो आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड या अप्लायंसेस से रिलेटेड कोई भी घरेलू चीज़ खरीदना चाहते हैं या इस तरह का कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो अगर स्टार्टअप में एक बहुत अच्छा प्रॉफिट लेना आपको, तो राइट नाउ दिस इज द बेस्ट टाइम। रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट अगर आप देखें तो कैन बी अ स्मार्ट मूव इन अ राइजिंग डॉलर इन्वायरमेंट। देखें, प्रॉपर्टी टेंड्स क्या होता है, ये रिटेन करती है अपनी वैल्यू को ओवर टाइम, और विद द करेंसी डेप्रिसिएशन रियल एस्टेट जो है वो मोर अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट हो सकती है फॉर द लॉन्ग टर्म। रियल एस्टेट में आप घर खरीद सकते हैं, अपार्टमेंट खरीद सकते हैं, लेकिन आप रेजिडेंशियल प्लॉट्स में ना जाएं, कमर्शियल प्लॉट्स की तरफ आएँ। हर वो चीज़ जो आपको रिटेल में रेंटल वैल्यू दे रही है, साथ में अपनी वैल्यूज़ को बढ़ा रही है, कोशिश करें किसी नई से नई सोसाइटी के अंदर घर बनाएं जहां पर डिमांड बहुत ज़्यादा है, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कूल बन रहा है। अगर आप बैरियर टाउन को अफोर्ड नहीं कर सकते, DHA को अफोर्ड नहीं कर सकते, और उसके बाद फ़ज़ाइया को आप सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन आपकी नज़र में कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं या कुछ ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहां पर लोग आ रहे हैं, जहां पर एनवायरनमेंट अच्छा, वहां पर प्लॉट या किसी भी रेजिडेंशियल या कमर्शियल में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसके बाद है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में। पाकिस्तान में ये वाहिद एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो इन्फ्लेशन में भी लोगों के काम आती है। लोग एजुकेशन पे पैसा लगाते हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, 50 लाख रुपए हैं, 60 लाख रुपए हैं, तो आप किसी ऐसी जगह पर एजुकेशनल सर्विसेज दे सकते हो जहां पर लोगों का एजुकेशन की तरफ ध्यान है, लेकिन वहां पर फैसिलिटी नहीं है। वहां पर एक छोटा स्कूल बना सकते हैं। ट्रेनिंग स्किल में आप लोगों को फ्री लांसिंग से रिलेटेड कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बना के दे सकते हैं जहां पर आप लोगों को हायर करके वहां पर एक अपना जो है वो बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, जिससे आपकी मंथली इनकम भी बचेगी, आप लोगों को रोजगार भी देंगे, आप लोगों को तालीम भी देंगे। मजीद इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।